बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है दी फ्री एनर्जी चेंज, जिसको हम डेल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। पिछले टॉपिक में हमने इंट्रोपी के बारे में पढ़ा, इंट्रोपी चेंज के बारे में पढ़ा, किस तरह इंट्रोपी चेंज जो है वो हमें बताता है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। अब हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को, हम गिव्स फ्री एनर्जी पे आते हैं। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज भी हमें बताता है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस, वो हम फर्दर पढ़ेंगे। अब गिव्स फ्री एनर्जी चेंज होता क्या है? किसी भी सिस्टम की वो एनर्जी जो वर्क डन करने के लिए अवेलेबल होती है उसको हम कहते हैं फ्री एनर्जी। किसी भी सिस्टम की वो एनर्जी जो वर्क डन करने के लिए अवेलेबल होती है उसको कहते हैं फ्री एनर्जी। इसका फॉर्मूला है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, जो वो बराबर होता है माइनस टेम्परेचर इंट्रोपी चेंज। डेल जी का फॉर्मूला है माइनस टेम्परेचर टोटल इंट्रोपी चेंज। टोटल इंट्रोपी चेंज का फार्मूला लिखेंगे, वो किसके बराबर होता है? इंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस इंट्रोपी चेंज सराउंडिंग। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस टी से। जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा? माइनस टी इंट्रोपी चेंज टोटल इज इक्वल टू, इसके साथ भी माइनस टी इंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम माइनस टेम्परेचर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया डेल्टा इंट्रोपी सराउंडिंग। इन सब के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस टेम्परेचर को। टोटल इंट्रोपी चेंज किसके बराबर है? डेल जी के, तो इसकी जगह लगा देंगे डेल जी। अब इधर स्टैंडर्ड की बात की तो इधर भी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में होगा, इज इक्वल टू ये माइनस टी और इंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम वैसे का वैसे ही प्लस माइनस माइनस ये टेम्परेचर वैसे का वैसे ही। अब हमें पता है सराउंडिंग इंट्रोपी चेंज, सराउंडिंग का क्या फार्मूला था? इंथाल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय माइनस इंथाल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। अब ये देखो, ये टेम्परेचर से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इक्वेशन क्या बनेगी? डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस टेम्परेचर इंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस इंथाल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करते हैं। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, ये जो पॉजिटिव है इसको शुरू पे लिख लें, अब ये माइनस बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको पहले लिख लें या बाद में लिख लें। सो ये जो इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर 1, इसको कह दें गिव्स फ्री इक्वेशन। इट इज कॉल्ड गिव्स इक्वेशन। ये हमारी मेन इक्वेशन है, गिव्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन है जो हम आगे फर्दर यूज करेंगे। अब ये जो हमारे पास गिव्स इक्वेशन है इसको हम यूज करते हैं गिव्स चेंज को फाइंड आउट करने के लिए। अब किस तरह? इसकी 3 पॉसिबिलिटी है। जब गिव फ्री एनर्जी चेंज आएगा तो इसकी 3 तरह की वैल्यू आ सकती है। या तो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज जो है वो नेगेटिव होगा, यानी इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। या तो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव होगा, या तो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इक्वल होगा 0 के। सपोज एक रिएक्शन लिख रही हूँ, A प्लस बी जो है वो रिएक्ट करके कन्वर्ट हो रहे हैं C प्लस डी में। अब ये C प्लस डी दोबारा से टूट के A और B में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है ना, अगर रिएक्शन A और B रिएक्ट करके C और D बना सकते हैं तो C और D भी वापस A B बना सकते हैं। रिएक्शन हमारा मेन क्या है? A B ने बनाना है C D, तो ये रिएक्शन होगा फॉरवर्ड रिएक्शन। अब C D दोबारा A B बना दे तो उसको कहते हैं बैकवर्ड, यानी ये वापस आ रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन। अब जब गिव्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होगा तो रिएक्शन जो होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा? स्पॉन्टेनियस।
यानी खुद ब खुद होगा, नेचरली होगा। अब जब गिव्स फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव होगा, उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तब ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई, यानी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी रिएक्शन को प्रोसीड आउट करने के लिए। लेकिन अगर हम इसके रिवर्स रिएक्शन की बात करिए तो हो जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन, एक जो नीचे बैकवर्ड रिएक्शन, इसको रिवर्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। इसका जो रिवर्स रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस हो सकता है। इसके फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन जो इसका बैकवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस की बजाय स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है। अब गिव फ्री एनर्जी चेंज जब 0 के इक्वल होगा, तब रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेज पे होगा। ये बताता है दिस सिस्टम इज इन a stage of equilibrium। ये बताता है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम की स्टेज पे, यानी जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर होता है। स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर होता है। जितने ए बी मिलके सी डी बना रहे उतने ही सी डी मिलके ए बी बना रहे, तो इस स्टेज को कहते हैं स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। सो पता चल गया जब डेल जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, जब डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस हो सकता है। लेकिन जब गिव्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू इज इक्वल टू 0 होगी तो सिस्टम का होगा एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम सैम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। गिवन डाटा क्या है, कैल्शियम सल्फेट जो है वो ब्रेक डाउन होता है कैल्शियम पॉजिटिव आयंस और सल्फेट 2 नेगेटिव आयंस में। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, इंथाल्पी चेंज कैलकुलेट करना है, इंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है और गिव्स फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना है। इंथाल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट हमारे पास है -1432.7 किलो जूल। अब हमारे पास इंथाल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन जो है वो कैल्शियम आयंस के लिए वो है -543 और सल्फेट आयंस के लिए इंथाल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन जो है वो -907.5। अब इन सब की वैल्यूज गिवन है। इसी तरह इंट्रोपी चेंज फॉर कैल्शियम सल्फेट, इंट्रोपी स्टैंडर्ड इंट्रोपी फॉर कैल्शियम आयंस और स्टैंडर्ड इंट्रोपी फॉर सल्फेट आयंस की भी वैल्यू दी हुई है। अब इस सारे डाटा से हमने ये 3 वैल्यू कैलकुलेट करनी। पहले इंथाल्पी चेंज की बात करें तो इंथाल्पी चेंज क्या होता है, किसी भी रिएक्शन का इंथाल्पी चेंज कैलकुलेट करना हो ना तो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था। इंथाल्पी चेंज होता है ना सिग्मा इंथाल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स की इंथाल्पी चेंज माइनस कर दें सिग्मा रिएक्टेंट का इंथाल्पी चेंज, तो हमारे पास टोटल इंथाल्पी चेंज आ जाएगा सिस्टम का। सो डेल एच इज इक्वल टू, हमारे पास प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, कैल्शियम आयंस और सल्फेट आयंस। कितने प्रोडक्ट हैं, 2, इन दोनों का इंथाल्पी चेंज ये हमारे पास, तो इन दोनों की वैल्यू लिखेंगे इधर -543 प्लस दोनों को ऐड करना है। दूसरी वैल्यू क्या है दूसरे प्रोडक्ट की, -907.5। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास सल्फेट आयंस था, पहला प्रोडक्ट कैल्शियम आयंस हो गया। माइनस हमारे पास रिएक्टेंट की इंथाल्पी चेंज बतानी, तो रिएक्टेंट की इंथाल्पी, रिएक्टेंट हमारे पास क्या है कैल्शियम सल्फेट, तो रिएक्टेंट की इंथाल्पी है, रिएक्टेंट की इंथाल्पी -1432.7। इंथाल्पी चेंज कैलकुलेट करना था, पहले प्रोडक्ट्स की इंथाल्पी चेंज लिखे। ये हमारे पास कैल्शियम आयंस का इंथाल्पी चेंज है और ये सल्फेट आयंस का इंथाल्पी चेंज है। नेगेटिव लगाया, रिएक्टेंट का इंथाल्पी चेंज कैल्शियम सल्फेट थे हमारे पास रिएक्टेंट, उनका इंथाल्पी चेंज लिखा। अब क्या होगा, ये हमारे पास -543 प्लस -907.5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1432.7।
जब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1450.5। ये प्लस वैसे का वैसे ही इसके साथ माइनस आएगा 1432.7। इन दोनों को आपस में माइनस किया तो फाइनल आंसर आया 17.8। बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव तो इसके साथ भी नेगेटिव आएगा और इसका यूनिट आएगा किलो जॉल। सो हमने इंथाल्पी चेंज कैलकुलेट कर लिया है जिसकी वैल्यू आई है -17.8 किलो जॉल। अब हमने कैलकुलेट करना है इंट्रोपी चेंज। इंट्रोपी चेंज को भी हमने कैलकुलेट करने का फार्मूला देखा था। इंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो फॉर्मूला था सिग्मा इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा इंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। सिस्टम की इंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट करने का हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब इसमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है वो लिखते हैं। प्रोडक्ट की भी इंट्रोपी हमें पता है और रिएक्टेंट की भी इंट्रोपी पता है। ये देखो, ये हमारे पास रिएक्टेंट की इंट्रोपी है और ये दोनों हमारे पास प्रोडक्ट की इंट्रोपी है। सो हम वैल्यूज पुट करते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास दो थे, कैल्शियम आयंस की इंट्रोपी आ जाएगी और सल्फेट आयन की भी इंट्रोपी आ जाएगी 17.2 है, माइनस रिएक्टेंट की इंट्रोपी भी आ जाएगी। अब देखो, इन दोनों की इंट्रोपी को हम आपस में प्लस माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -38 माइनस ये 106.7 वैसे का वैसे। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो -144.7 जॉउल पर केल्विन आ जाएगा इंट्रोपी चेंज। सोल्व करने से हमारे पास इंट्रोपी चेंज आया था -144.7 जॉउल पर केल्विन। अब जो इंट्रोपी चेंज है इसका यूनिट है जॉउल पर केल्विन। हम चाहते हैं कि इसके यूनिट के साथ किलो भी आ जाए। किलो लाने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने ग्लास क्लोरीमीटर में जॉउल को कन्वर्ट किया था किलो जॉउल में बाय डिवाइडिंग 1000। तो इसी तरह जब भी हम किलो जॉउल लाना चाहते हैं, किलो लाना चाहते हैं तो डिवाइड करते हैं 1000 से। 1000 से डिवाइड किया तो यूनिट आ जाएगा किलो जॉउल पर केल्विन। इन दोनों को डिवाइड करें, फाइनल आंसर आया -0.1447 किलो जॉउल पर केल्विन। सो हमारे पास इंट्रोपी चेंज भी आ चुका है। अब हमने कैलकुलेट करना है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। इसको कैलकुलेट करने का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इंथाल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन माइनस टेम्परेचर। अब हमने इंथाल्पी चेंज भी कैलकुलेट कर लिया है। इंथाल्पी चेंज हमारा आया था -17.8 किलो जॉउल माइनस टेम्परेचर हमारा जो इधर गिवन है वो है, हमें जो टेम्परेचर इधर गिवन है वो है 25 सेंटीग्रेड। अब हम जब भी टेम्परेचर इक्वेशन में पुट करते तो हम केल्विन में पुट करेंगे, तो इसको केल्विन में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। 25 + 273 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करने से आएगा 298। सो टेम्परेचर की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी 298 और इंट्रोपी चेंज हमने अभी कैलकुलेट किया है -0.1447 किलो जॉउल पर केल्विन। सो अब क्या होगा, इसका हमारे पास यूनिट है केल्विन। अब देखो यूनिट में क्या होगा, ये केल्विन पर केल्विन से कैंसल आउट हो जाएगा। इधर भी हमारे पास किलो जॉउल रहेगा, इधर भी किलो जॉउल रहेगा। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसको इसमें माइनस कर देना है। पूरे को सोल्व करने से हमारा फाइनल आंसर आएगा +25.3 किलो जॉउल। सो हमारे पास गिव्स फ्री एनर्जी चेंज भी आ चुका है। हमने इंथाल्पी चेंज भी कैलकुलेट किया, इंट्रोपी चेंज भी कैलकुलेट किया और गिव्स फ्री एनर्जी चेंज भी कैलकुलेट किया। अब हमारे पास गिव्स फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव आया तो हमने बात की थी जब भी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो रिएक्शन का होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। सो हम लिखेंगे रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। और कंडीशन क्या थी, स्टैंडर्ड कंडीशन थी 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। पॉइंट टेल सैंपल प्रॉब्लम पे इसमें हमने कैलकुलेट करना है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। बिल्कुल ये ऊपर वाली सैंपल प्रॉब्लम की तरह इसमें भी हमें इक्वेशन दी गई है, इंथाल्पी चेंज तीनों की दी गई है, रिएक्टेंट की भी दी गई है और प्रोडक्ट की भी दी गई है। उसके बाद इंट्रोपी भी हमें रिएक्टेंट की भी दी गई है, प्रोडक्ट की भी दी गई है। हमने कैलकुलेट करना है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। पहले हम इंथाल्पी चेंज कैलकुलेट करेंगे, फिर हम इंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करेंगे, फिर इस इक्वेशन में पुट करके गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इंथाल्पी चेंज कैलकुलेट किस तरह करेंगे, इंथाल्पी चेंज कैलकुलेट करने का भी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था,
सिग्मा इंथाल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन फॉर प्रोडक्ट माइनस सिग्मा इंथाल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट। अब जो जो वैल्यू गिवन है वो हम पुट करेंगे। हमारे पास प्रोडक्ट में आ रहा है अमोनिया NH3, तो इसकी वैल्यू है गिवन है -45.9, तो लिखेंगे -45.9 माइनस रिएक्टेंट की हमें क्या वैल्यू, रिएक्टेंट में दो चीज़ें आ रही N2 एंड H2, इन दोनों की वैल्यूज़ दी हुई है। N2 की हमारे पास क्या है 0 और H2 की भी हमारे पास क्या है 0। अब जो हमारे पास बनने वाले प्रोडक्ट है वो कितने हैं 2, तो इसकी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट कितने बन रहे 2, तो अमोनिया की जो इंथाल्पी है उसको कैलकुलेट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो हमारे पास आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 91.8। ये माइनस वैसे का वैसे ही, ये भी माइनस वैसे का वैसे, 0 + 0 0 आएगा। तो फाइनल इंथाल्पी चेंज जो हमारे पास आएगा वो आएगा, ये क्या हो रहा है -91.8 को माइनस करें 0 से तो आंसर यही आएगा -91.8 किलो जूल। सो ये हमारे पास आ जाएगा इंथाल्पी चेंज। अभी भी हम इंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करेंगे, फिर हम गिव्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने कैलकुलेट करना है इंट्रोपी चेंज। इंट्रोपी चेंज किस तरह कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्ट की इंट्रोपी माइनस जितने भी रिएक्टेंट है उनकी इंट्रोपी। अब हमारे पास प्रोडक्ट की इंट्रोपी, हमारे पास प्रोडक्ट अमोनिया है NH3, उसकी इंट्रोपी है 193। अब कितने अमोनिया बन रहे 2, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस। रिएक्टेंट हमारे पास कौन कौन सा, एक हमारे पास है N2 की इंट्रोपी है 191.5 प्लस H2 की हमारे पास इंट्रोपी है 130.6। अब H2 हमारे पास कितने मोल्स थे हाइड्रोजन के इक्वेशन में 3 मोल्स, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इंट्रोपी चेंज आएगा, टोटल इंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करने के बाद आएगा -197 जूल पर केल्विन। कैलकुलेट करने के बाद ये हमारे पास इंट्रोपी चेंज है। इस पूरी इक्वेशन को अपने कैलकुलेटर से सोल्व करना है। अब हमने क्या करना है, ये जूल पर केल्विन ने हमने इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा किलो जूल पर केल्विन। डिवाइड करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आया -0.197 किलो जूल पर केल्विन। तो हमारे पास इंथाल्पी चेंज की भी वैल्यू आ चुकी है और इंट्रोपी चेंज की भी वैल्यू आ चुकी। हम सिंपल अपने गिव्स फ्री एनर्जी चेंज का फार्मूला लिखेंगे, इंथाल्पी चेंज माइनस टेम्परेचर इंट्रोपी चेंज। अब इंथाल्पी चेंज हमारे पास क्या, उसकी वैल्यू आई थी -91.8 किलो जूल, माइनस टेम्परेचर हमारे पास क्या था 25 सेंटीग्रेड, तो हमने 25 सेंटीग्रेड में 273 ऐड करना है, तो 298 हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन में, तो 298 आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई करना है इंट्रोपी चेंज से। इंट्रोपी चेंज हमने अभी कैलकुलेट किया -0.197। इन सबको ऐड किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद इसके साथ ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू आएगी 33.1 किलो जूल। तो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज की हमारे पास वैल्यू आएगी -33.1 किलो जूल। की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है। प्रोसेस या रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अब ये जो रिएक्शन है जो हमने अभी किया, जिसमें हमारे पास क्या बन रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बन रहा है, ये जो रिएक्शन है इसका बाकायदा एक नाम है, इसको कहते हैं हेबर प्रोसेस। सो ये जो हेबर प्रोसेस है, ये जो रिएक्शन है इसका गिव्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव आया। नेगेटिव आने की वजह से ये जो प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस है, यानी हेबर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पॉन्टेनिटी एंड टेम्परेचर चेंज। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस, उसका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट है वो हम देखते हैं। अभी तक हमने 3 चीज़ें पढ़ी जो हमें बताती रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। सबसे पहली टर्म थी इंथाल्पी चेंज।
इंथाल्पी चेंज क्या था, अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व्ड या अब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ रिएक्शन। सो ये या तो पॉजिटिव हो सकती है या तो नेगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव तब होती है जब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है रिएक्शन को प्रोसीड आउट करने के लिए, ये एनर्जी अब्जॉर्ब करती है बाहर से, तब ये पॉजिटिव होती है। लेकिन जब ये एनर्जी रिलीज करती है रिएक्शन के दौरान, जब रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, तब इंथाल्पी चेंज नेगेटिव होता है। जिस रिएक्शन में इंथाल्पी चेंज पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये कि उसको प्रोसीड आउट करने के लिए हीट रिक्वायर्ड करने की वजह से ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, यानी खुद ब खुद नहीं होता। अब अगर इंथाल्पी चेंज जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब ये कि रिएक्शन के दौरान ये हीट रिलीज करेगा, तो ऐसे प्रोसेस जिसमें हीट रिलीज होती है वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। यानी जब इंथाल्पी चेंज की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आएगी तब रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। अब आते हैं हम इंट्रोपी चेंज पे। इंट्रोपी चेंज भी दो तरह की हो सकती है, पॉजिटिव इंट्रोपी चेंज और नेगेटिव इंट्रोपी चेंज। जब इंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा तब हमने बात की थी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, और जब इंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगा तब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। इसी तरह हमने गिव्स फ्री एनर्जी की बात की, इसकी भी हमने दो पॉसिबिलिटी बात की, पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। जब हमारे पास गिव्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तब, जब गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तब रिएक्शन हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और जब गिव्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। सो ये आपने याद रखना है, कब इंथाल्पी चेंज पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा, कब स्पॉन्टेनियस होगा, कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। सो आपकी बुक पे ये टेबल बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है एमसीक्यूज के हवाले से, जो मैंने अभी आपको रिटर्न में लिख के दिया वही टेबल में लिखा हुआ है कि जब इंथाल्पी चेंज की वैल्यू नेगेटिव होगी, इंट्रोपी चेंज की पॉजिटिव होगी, फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो। इसी तरह अगर इंथाल्पी चेंज हमारे पास पॉजिटिव, इंट्रोपी चेंज नेगेटिव और गिव फ्री एनर्जी का चेंज पॉजिटिव होगा, तब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा हाई टेम्परेचर पे। लेकिन अगर हमारे पास इंथाल्पी चेंज भी नेगेटिव होगा और इंट्रोपी चेंज भी नेगेटिव होगा, अब हमें नहीं पता गिव फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव, तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा लो टेम्परेचर पे, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा हाई टेम्परेचर पे। इसी तरह अगर इंट्रोपी चेंज भी हमारे पास पॉजिटिव और इंथाल्पी चेंज भी पॉजिटिव है और हमें नहीं पता कि गिव्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव, तब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा एट लो टेम्परेचर पे और स्पॉन्टेनियस होगा एट हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, बस ये इंट्रोपी चेंज, इंथाल्पी चेंज और गिव फ्री एनर्जी चेंज से हम बता सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस। जब भी हम गिव्स फ्री एनर्जी चेंज को फाइंड आउट करते हैं ना, तो हम इस तरह लगा के ऊपर नोड लगा देते। नोड का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड कंडीशंस है। स्टैंडर्ड कंडीशंस का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ये है कि जो टेम्परेचर है वो 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जो प्रेशर है 1 एटमोस्फेरिक है। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज को फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला था इंथाल्पी चेंज माइनस टेम्परेचर इंट्रोपी चेंज। अब ये जो इंट्रोपी और इंथाल्पी है ना, ये टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट रहती है, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कांस्टेंट रहती है। लेकिन ये जो हमारे पास गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है, ये डिपेंड करती है, स्ट्रॉन्गली डिपेंड करती है अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो गिव्स फ्री एनर्जी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। टेम्परेचर के हाई होने से गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू इफेक्ट करती, टेम्परेचर के लो होने से भी गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू इफेक्ट करती। जिस तरह अभी हमने टेबल में पढ़ा था कि हमें नहीं पता अगर इंट्रोपी भी नेगेटिव है, इंथाल्पी भी नेगेटिव और गिव फ्री एनर्जी का हमें नहीं पता पॉजिटिव है या नेगेटिव, तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा एट लो टेम्परेचर पे और हाई पे नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। देन हमने सोल्व करनी है सैम्पल प्रॉब्लम 6.13। इसमें हमें गिवन डाटा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट वो कन्वर्ट हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी कहते हैं और ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको क्विक लाइम भी कहते हैं। ये इनके कॉमन नेम है, अक्सर पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। इसको लाइमस्टोन कहते हैं और इसको क्विक लाइम कहते हैं। अच्छा, जो इंथाल्पी चेंज है वो भी हमें दिया हुआ, इंट्रोपी चेंज भी दिया हुआ, टेम्परेचर भी दिया हुआ। सो हमने फाइंड आउट करना है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। उसका फॉर्मूला होता है इंथाल्पी चेंज माइनस टेम्परेचर इंट्रोपी चेंज।
अब हमारे पास इंथाल्पी चेंज दिया हुआ, एंट्रोपी चेंज जो है वो हमारे पास किस में है 160.4 जाउल केल्विन, लेकिन हमने कहा था जाउल पर केल्विन। इंट्रोपी चेंज जो है वो हमें किलो जाउल में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा किलो जाउल पर केल्विन। 1000 से डिवाइड करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आएगा 0.164 किलो जाउल पर केल्विन। इसी तरह हमारे पास टेम्परेचर उन्होंने दिया है 1000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इसी तरह ना टेम्परेचर उन्होंने दिया 1000 सेंटीग्रेड, हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो जितना भी सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसमें +273 कर देंगे तो हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन में, उसकी वैल्यू आएगी 1273 केल्विन। ये हमारे पास टेम्परेचर भी आ चुका है केल्विन। अब फॉर्मूला लगाते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू इंथाल्पी चेंज माइनस टेम्परेचर इंट्रोपी चेंज। अब गिव फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू आएगी, इंथाल्पी चेंज की हमारे पास वैल्यू आई थी +17.8 माइनस टेम्परेचर की हमारे पास क्या वैल्यू है 1273। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, इंथाल्पी चेंज से। इंथाल्पी चेंज की हमारे पास वैल्यू क्या है 0.1604 किलो जाउल पर केल्विन। इस 178 वैसे का वैसे ही, ये माइनस वैसे का वैसे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आया 204.2 किलो जाउल। इधर भी किलो जाउल इसके साथ आना है, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा -26.2 किलो जाउल गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। सो हमारे पास गिव्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव आ रहा है। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज जब भी नेगेटिव आता है तो रिएक्शन क्या आता है, स्पॉन्टेनियस। सो दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, यानी ये रिएक्शन खुद ब खुद हो जाएगा। अगर हम क्विक लाइम जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कह रहे हैं उसको बीकर में रखेंगे तो वो इजीली डीकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, खुद ब खुद ये रिएक्शन हो जाएगा। सो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।